हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी हमारा पिछली क्लास में सरलीकरण चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, उसके क्वेश्चन एंड आंसर पूरे हो चुके थे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उस टॉपिक से बन सकते हैं, वो सारे के सारे आपको करवा दिए। अब उससे रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हम आपको बता देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका सरलीकरण टॉपिक बहुत ज़्यादा छोटा है, बस उसमें समझाने वाली बात जितने टाइप्स के क्वेश्चन है वो सारे समझा दिए। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करनी है। उससे ज़्यादा जितनी ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सही होंगे। और अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो अगर आपको बोर्ड मास नियम पता भी है तो भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इसलिए जितने ज़्यादा हो सके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कीजिए। और आपको और क्वेश्चन चाहिए तो हमें बता दीजिएगा, कभी टाइम लगा मतलब टाइम आपको बनाकर उसमें ग्रुप में भेज देंगे कि ताकि सारे बच्चे उस हिसाब से ट्यूशन कर लेंगे। बाकी आज नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम मापन है और इंग्लिश मीडियम में से मेजरमेंट कहते हैं। अब मेजरमेंट या मापन अगर अपन इसका सिंपल मतलब समझे तो उसका सिंपल मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को मापना। उसको अपन जैसे कि हम मापते हैं कि हम जैसे चीनी हो गई, गेहूँ हो गए, और भी कुछ है, छाछ हो गई, दूध हो गया, इनको हम किसी न किसी में मापते हैं। किसी दूध को लीटर में मापते हैं और गेहूँ को केजी में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। तो इन सब की कुछ ना कुछ यूनिट्स होती है, इकाइयाँ होती है। अब वो पहले मेजरमेंट हम जब भी करते हैं, किसी चीज़ का माप करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं, 1 केजी में ग्राम कितने होते हैं। यानी कि यूनिट्स पता होने चाहिए। उस यूनिट्स में कितने सब यूनिट्स होते हैं, उनमें कितने कितने उसके छोटे यूनिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो चैप्टर मेन वहीं से शुरू होता है। और मापन में आपको समझाने वाली कोई बात नहीं, कोई मतलब कि और कुछ है ही नहीं। आपको मतलब यही मापन में जो मेन मेन यूनिट्स है उसका पता होना चाहिए। अगर आपको इकाइयाँ पता है, यूनिट्स पता है, तो आप आराम से हर क्वेश्चन राइट करोगे। तो आज जो बेसिक क्लास हो रही है मापन की, मेजरमेंट की, उसमें अपन ये यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब यूनिट्स पढ़ेंगे और यूनिट्स के बाद में कल की क्लास में मापन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और आपको लगभग सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। बाकी कोई बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, अपने दोस्तों तक ये क्लास ज़रूर पहुंचाइएगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए। बाकी कोई उम्मीद बैच में ज्वाइन होना चाहता है तो ज्वाइन हो सकता है। आपको पता है वहाँ पर मॉडल पेपर भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो कोई आपका दोस्त है तो उसको भी आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आज का जो क्लास है उसमें क्या हम सीखेंगे और क्या मैं बताना चाहूँगा वो आपको यहाँ पर पूरा पूरा पता चल जाएगा। देखो, पहले मैट्रिक्स की इकाइयाँ यहाँ पर देखिए 10 मिलीग्राम होते हैं, वो 1 सेंटीग्राम के बराबर में होता है। अब 10 सेंटीग्राम वो 1 डेसीग्राम के बराबर में होता है। 10 डेसीग्राम है वो 1 ग्राम के बराबर में होता है। 10 ग्राम है वो 1 डेकाग्राम के बराबर में होता है। 10 डेकाग्राम 1 हेक्टोग्राम के बराबर में होता है। 10 हेक्टोग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है। और अपन नॉर्मल एक एक केजी 1 किलोग्राम है, उसमें 1000 ग्राम होते हैं। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी डेसी लिखा आएगा, डेसी का मतलब 10 ही होता है। अब 10 उससे जो छोटी यूनिट्स होगी वो 10 हो जाएगी। तो पहले सबसे छोटी मिलीग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर ग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर हेक्टोग्राम और फिर किलोग्राम। और किलोग्राम के आगे भी है कि 10, जब 10 केजी एक साथ हो जाते हैं तो मिरियाग्राम बन जाता है। 10 मिरियाग्राम 1 क्विंटल के बराबर में होता है। यानी कि 1 क्विंटल में कितने ग्राम होते हैं? 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं। कितने होते हैं? 100 केजी होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं। तो ये नॉर्मल नॉर्मल से आपको यूनिट्स पता होने चाहिए। बाकी इसमें ऐसे मत कोई बच्चे समझना कि हमें सर इंग्लिश मीडियम में बताओ, हिंदी में बताओ। इंग्लिश में भी यही सेम का सेम लिखा होगा। जैसे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम को ऐसे GRAM बोलेंगे, ग्राम ही बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे।
बाकी इसकी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की अलग अलग जो इकाइयाँ हैं वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। आप जो भी बताऊँ उसको नोट कीजिएगा और उसको अपनी कॉपी में लिख कर याद रखिएगा। ठीक है, बाकी अभी क्लास में मैं आपको नॉर्मल सी ये जानकारी बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लंबाई की इकाइयाँ हैं, लेंथ। जब हम लंबाई कैसे मापते हैं तो 10 मिलीमीटर होते हैं, उसमें 1 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर होते हैं, उसमें 1 डेसीमीटर होता है। मैंने कहा क्या था, डेसी का मतलब 10 होता है। 1 मीटर होता है, उसमें 10 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, 10 मीटर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक, और जब 10 किलोमीटर एक साथ हो जाते हैं तो 1 मिलियमीटर बन जाता है। आगे देखो, जो लिक्विड पदार्थ होते हैं जैसे दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, उसको कैसे मापते हैं, तो उसको लीटर में मापते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो लंबाई होती है उसको मीटर में, और जो लिक्विड थिंग्स होती है, आइटम्स होते हैं, उनको हमेशा लीटर में मापा जाता है। तो 10 मिलीलीटर होते हैं वो 1 सेंटीमीटर के बराबर में होते हैं। 10 सेंटीमीटर है वो 1 डेसीमीटर के बराबर में होते हैं। 10 लीटर है वो 10 डेसीलीटर है वो 1 लीटर के बराबर में। 10 लीटर 1 हेक्टोलीटर के बराबर में। और यहाँ पर 1 लीटर के बराबर में 100 सेंटीलीटर होते हैं। कितने, 100 सेंटीलीटर। यहाँ पर ये इतनी छोटी इकाई वैसे पूछेगा तो नहीं, फिर भी ध्यान रखना। 10 डेका लीटर है वो 1 हेक्टोलीटर के बराबर में। 10 हेक्टोलीटर वो 1 किलोलीटर के बराबर में। 10 मिलीलीटर वो 1 लीटर के बराबर में। तो 1 लीटर में मिलीलीटर कितने हो गए, तो 1000 मिलीलीटर हो गए। इस चीज़ का नॉर्मल नॉर्मल आपको ध्यान रखना है। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक सारी की सारी जो इक्वेशंस यूनिट्स है वो ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, एरिया की दी हुई है, क्षेत्रफल की दी हुई है। एरिया में आपको हमेशा ध्यान रखना, बीच में या तो वर्ग लगा हुआ होगा। अगर वर्ग नहीं लिखा हुआ है तो वर्ग की जगह अपन पीछे स्क्वायर भी लगा सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वही 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। 100 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। 100 वर्ग मीटर 100 मीटर बराबर में 1 डेकामीटर। 100 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। और 100 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 1000 मीटर स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, आपको पीछे स्क्वायर लगाना है या आगे वर्ग लगा देना है। ठीक है, उसका मतलब इंग्लिश में स्क्वायर ही होता है, वर्ग का मतलब और कुछ ज़्यादा होता नहीं है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, ये ज़्यादा वैसे आपकी काम की इकाइयाँ नहीं है, फिर भी ये आयतन वाली देख लीजिए, थोड़ा सा शायद काम में आ जाए। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए आयतन की, कि 1000 जो मिलीलीटर रहता है उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1000, यहाँ पर देखो घन, घन लिखा हुआ है ना, घन को क्यूब बोलते हैं। और क्यूब अपन किसी भी वर्ग संख्या या शब्द के पीछे ऊपर की तरफ लगाते हैं 3, तो उसको क्यूब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। 1000 डेसीमीटर बराबर 1 घन मीटर। 1000 घन मीटर बराबर 1 डेकामीटर। 1000 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। 1000 हेक्टोमीटर बराबर में 1 किलोमीटर क्यूब। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल सी है। बाकी जो जो इनमें से इम्पोर्टेंट है वो सारी की सारी ग्रुप्स में बता दूंगा। बाकी इतनी सारी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा याद उतनी ही करो जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम में जो जो पूछी जाती है इनमें से कुछ छांट कर, बाकी क्लास में तो सारी इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक बार सारी पता तो चले कि हाँ होता क्या है। बाद में याद कितनी होती है वो अलग बात है। ठीक है, याद कितनी होती है वो अलग बात है, लेकिन एक बार आंखों के सामने ये तो होना चाहिए ना कि ये भी होता है। अगर मैं आपको हेक्टोमीटर और यहाँ पर डेसीमीटर का जिक्र ही नहीं करूँ तो आपको क्या पता कि डेसीमीटर भी एक इकाई होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर डेसीग्राम है ना, ये अगर मैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ नहीं तो आपको क्या पता चलेगा, आप समझोगे कि डेसीग्राम को इकाई यूनिट है ही नहीं। तो इसीलिए मैं सारी बता रहा हूँ। बाकी इम्पोर्टेंट कौन सी है वो मैं आपको ग्रुप में जो उसका फ़ोटो भेज दूंगा या पीडीएफ जो भी होगा वो मैं आपको बनाकर भेज दूंगा तुरंत। ठीक है, आगे देखिए, जो अंग्रेजी पद्धति की माप है उसमें आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं।
बाकी आप देखना चाहे तो 16 ओस बराबर 1 पौंड होता है, 1 पौंड बराबर 454 ग्राम होता है लगभग। इसमें ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। 12 फुट में 1 इंच 12 इंच में 1 फुट होता है, 3 फिट में 1 गज होता है और 1760 गज में 1 मील होता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे देखिए, इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट में 0.3048 मीटर, 1 गज में 0.9144 मीटर, 1 मील में 1.61 किलोमीटर। तो ये सारी आपके सामने है। ठीक है, और आराम से देख लीजिए। इतनी सारी ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको बताना भी इतना ज़रूरी ज़्यादा है नहीं। ठीक है, एक थोड़ा सा आप ये जो समय वाली है ना, टाइम वाली, टाइम से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम वाली सारी की सारी आपको पता चलनी चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, 7 दिन में 1 सप्ताह होता है, 30 दिन में एक सामान्यतः नॉर्मल एक मंथ होता है, उसमें 30 दिन होते हैं, बाकी कई बार 31 भी होते हैं। और फरवरी होती है वो कभी 28 और कभी 29 की भी होती है। लेकिन नॉर्मल जो मंथ होता है वो 30 दिन का होता है। 365 दिन का एक वर्ष भी होता है और एक लीप वर्ष आता है, उसमें 366 दिन भी होते हैं। वो लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है। तो जो नॉर्मल है वो नॉर्मल एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365 दिन ही होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, एक युग में 12 वर्ष होते हैं। ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखना, पूछी नहीं जाएगी फिर भी ध्यान रखना। अपन नॉर्मल अपनी भाषा में कई बार युग शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमें इतने युग हो गए उतने, तो एक युग में 12 वर्ष होते हैं। और एक शताब्दी होती है, उसमें 100 वर्ष होते हैं। जनवरी 31 दिन की होती है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि कई मंथ होते हैं वो 31 दिन के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। जनवरी 31 दिन की होती है, फरवरी 28 या 29 दिन की, मार्च 31 दिन का होता है। फिर यहाँ पर आगे देख सकते हो, अप्रैल 30 दिन का, मई 31, जून 30, जुलाई और अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 दिन का। ठीक है, नॉर्मल यही यूनिट्स है, इसके अलावा ख़ास कुछ है नहीं। बाकी कोई होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी अब थोड़ी सी बात उम्मीद बैच के बारे में बता लेते हैं आपको। बाकी जो जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता ही है, उम्मीद बैच हमारा नवोदयन क्लासेस 2020 का 2024 के लिए चल रहा है। नवोदय विद्यालय के लिए नवोदयन क्लासेस 2020 उम्मीद बैच 2024 2024 में जो 20 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए चल रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है आपको सब कुछ पता है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं, नए जुड़ेंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको जो क्लास होती है उसकी तो लिंक मिलती है, उसके साथ में क्लास के बाद में जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन भी आपको भेजे जाते हैं जब भी टाइम मिलता है। जैसे पिछली बार लसप मसप के क्वेश्चन मैंने करवाए थे, लेकिन उससे पहले शायद फ्रैक्शन के भी भेजे हैं, सिंप्लीफिकेशन के भी करवाए हैं। तो वो सारा भेजेंगे। उसके बाद में हर वीक अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा ये पूरा कट गया, कोई नहीं, उम्मीद बैच 2024। ठीक है, अभी हमारा क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है। ठीक है, और लगभग आपका सितंबर में 20 और 25 तारीख तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। और उस 20-25 तारीख के बाद में 20 या 25, 20 को भी हो सकता है या 25 को हो सकता है या 20 और 25 के बीच में कभी भी हो सकता है। तो आप नॉर्मल 25 मान के चलिए कि 25 तक आपके मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि बाद में हर दिन एक मॉडल पेपर होगा। जैसा नवोदय विद्यालय में पेपर पूछा जाता है 80 क्वेश्चन का, उसमें 40 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के होते हैं, मेंटल एबिलिटी के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं और 20 जो आपकी लैंग्वेज है, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी के होंगे और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश के होंगे। तो टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है।
और हम भी यहाँ पर आपको 2 ही घंटे देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस उस पेपर के अकॉर्डिंग हो जाए। 20 जनवरी को जो आप पेपर दोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रैक्टिस हो जाए और मजबूत हो जाए। तो 20 और 25 सितंबर से स्टार्ट होंगे, तो सितंबर के पीछे 5 दिन बचेंगे, 5-6 दिन बचेंगे। फिर अक्टूबर के 31 दिन। तो ये सितंबर और अक्टूबर आपके हर दिन एक एक मॉडल पेपर होगा, यानी कि कुल मिलाकर आप 35 मॉडल पेपर मान सकते हो, 35 मॉडल पेपर ये हो गए। उसके बाद में जैसे ही नवंबर आएगा, नवंबर में आपके मॉडल पेपर मॉर्निंग में भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब उससे पहले सिर्फ इवनिंग में रहेंगे, उसके बाद में मॉर्निंग में भी हो जाएंगे, यानी कि 2 मॉडल पेपर होंगे। इवनिंग वाला तो चलेगा, उसके साथ साथ मॉर्निंग में भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सुबह और शाम 2-2 मॉडल पेपर होंगे। 2-2 आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। और 2-2 मॉडल पेपर करवाएंगे। और दिसंबर जब आएगा, दिसंबर में आपके 3-3 मॉडल पेपर होंगे, यानी कि मॉर्निंग में भी होगा, इवनिंग में भी होगा और एक दोपहर आफ्टरनून में भी होगा, ठीक है। आफ्टरनून यानी कि दिन में 3-3 मॉडल पेपर होंगे। और 3-3 मॉडल पेपर का मतलब आप जानते हो, दिन में 280 क्वेश्चन। अगर आप एक दिन में 280 क्वेश्चन करते हो ना, उसके हिसाब से देख लीजिए कितने क्वेश्चन आप करोगे वो आपको मालूम है। जैसे मैं अगर आपको एक नॉर्मल सा आंकड़ा बताऊं, जैसे अपन आगे नवंबर तक जाते ही नहीं है अपन। अभी मैंने क्या कहा कि 31 अक्टूबर तक लगभग हम 35 मॉडल पेपर करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि एक मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, एक मॉडल पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 35 मॉडल पेपर में कितने होंगे, तो 80 को 35 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले 0 का 0 लिखेंगे, 8-5 40, हासिल 4, 8-3 24 और 4 28। तो यहाँ पर एक महीने में ही जब तक हमारा एक मॉडल पेपर चलेगा तब तक हमारा कितना लगभग 2800 क्वेश्चन हो जाएगा। 2800 क्वेश्चन तब तक हो जाएंगे और आपके सिर्फ 80 क्वेश्चन आएंगे। और नवंबर में आपके 2 मॉडल पेपर होंगे सुबह शाम, 28 दूनी 56, आप 5000 क्वेश्चन मान लीजिए। नवंबर में आपके 5000 क्वेश्चन और होंगे। दिसंबर में आप 7.5 लगभग 7,500 क्वेश्चन। तो टोटल लगभग आप काउंट करोगे ना, 7,500, 2,500, लगभग 1,000, 15,000, 2,500 और 7,500 और 2,500 यहाँ पर करेंगे तो 10,000 हो जाएंगे। और 10,000 और 5 लगभग मेरे हिसाब से 15,000 तक क्वेश्चन पहुँचेंगे। 15,000 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर के थ्रू हो गए। उसके अलावा चैप्टर वाइज क्वेश्चन होगा, मैथ टेस्ट अलग से होगा, मेंटल एबिलिटी का टेस्ट अलग से होगा। तो आपकी प्रैक्टिस देखो कई कई हज़ारों में क्वेश्चन चले जाएंगे। और आपको सिर्फ एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 80 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो इनमें से कोई ना कोई तो, बाकी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे 15,000 में से 80 क्वेश्चन आएंगे, वो सारा का सारा एग्जिट ही जाएगा, नहीं आएगा। आपको वहाँ पर क्वेश्चन में नाम अलग दे रखा होगा। यहाँ पर हमारा मॉडल पेपर में मोहन दिया हुआ है तो वहाँ पर श्याम मिल सकता है, राम मिल सकता है। हमारे यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा थोड़ा सा अलग हो सकता है, यानी कि डेटा या नाम में चेंज होगा। बाकी क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं वो सारे का सारा फॉर्मेट सेम ही रहेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इतने आपने क्वेश्चन कर लिए ना तो फिर आप आराम से सेलेक्ट हो ही जाओगे। ईमानदारी लोगों में नहीं रहती है। लोग बीच में कई, हम 3 सालों से करवा रहे हैं, हमें पता है चीटिंग करते हैं, बहुत सारे कुछ ना कुछ करते रहते हैं और बाद में वो रह जाते हैं। ईमानदारी अपने प्रति रखिए, आपको नंबर कम आएंगे वो सब कुछ होगा, लेकिन आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी आपने सुना होगा। तो हॉनेस्ट रहने से अगर आपका सिलेक्शन होने के चांस है तो आप ऑनेस्ट ज़रूर रहिएगा। बाकी जो भी उम्मीद बैच में कोई भी बच्चा जुड़ना चाहे तो ज्वाइन हो सकता है। और आज की क्लास को विराम देंगे। कल अपन जो मापन है, मेजरमेंट है, उसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, जिससे आपको मेजरमेंट और अच्छे से समझ में आ पाएगा। और बाकी कोई दिक्कत है तो आपको हर संडे मीटिंग होती है, उसमें आप पूछ सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।